इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं YS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट फॉर कंप्यूटर IT एजुकेशन, एडवांस अकाउंटिंग, कोचिंग फॉर कंपटीशन, स्पेशल फॉर PCS। ज्वाइन YIS। हैं YS न्यूज और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि संवाद के माध्यम से हम राजनीतिक, प्रशासनिक, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में, अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे यहाँ उपस्थित है। हम मिलते हैं कि ऐसी हस्ती से जो शासन द्वारा नामित है सुलह अधिकारी और अखिल भारतीय जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं श्री चौधरी अजयपाल सिंह एडवोकेट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, संवाद में। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। संवाद के माध्यम से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी कि आप सुलह अधिकारी हैं, सरकार द्वारा नामित हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि सुलह अधिकारी हैं आप, पहले तो आप हमें उस बारे में बताएं और सुलह अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं सर, उस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। शासन ने नियमावली बनाई और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जैसे जनपद मुरादाबाद है, मुरादाबाद जनपद में 4 तहसीलें हैं जी। चारों तहसीलों में एक एक सुलह अधिकारी के रूप में शासन द्वारा नियुक्ति की गई है जी जी। और जो सुलह अधिकारी जिस तहसील में नियुक्त किए गए हैं, उनके दायित्व और उनके कर्तव्य ये हैं कि वो जो पेरेंट्स हैं जिनको उनके बच्चे प्रताड़ित करते हैं या परेशान करते हैं, उनको समय समय पर देख रेख नहीं करते, खाना या पानी वगैरह या व्यवस्था उनकी रहने सहने की नहीं करते जी जी जी, उसके लिए शासन ने ये व्यवस्था की है कि हम उनका प्रत्यावेदन लेकर जी जी, या तो हम प्रत्यावेदन स्वतः उनके माध्यम से ले लेंगे या फिर उनका कोई एजेंट होगा, उसके माध्यम से हमारे पास प्रार्थना पत्र आएगा जी जी। अगर एजेंट भी नहीं है और हमारे संज्ञान में आता है कि वो ऐसा एक मामला है, तो उसमें स्वतः भी हमें शक्ति दी गई है कि स्वतः संज्ञान लेकर उन पक्षों को नोटिस जारी करके उनको बुलाया जा सकता है। और इस कमेटी में हमारे साथ जो उपजिलाधिकारी हैं प्रत्येक तहसील के जी जी, वो इस कमेटी के हेड नियुक्त किए गए हैं, यानी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जी जी जी। 2 लोगों को लगाया गया है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि दोनों पक्षों को बुलाने के बाद उनका आपसी सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। जो बच्चे परेशान करते हैं पेरेंट्स को, उनसे कोशिश ये की जाती है कि उनमें और उनके पेरेंट्स में आपस में जो गलतफहमी है, जो मतभेद हैं, वो दूर करा के उनमें सुलह करा दी जाए और सुलह के बाद वो पेरेंट्स उन बच्चों के साथ अपना प्रेम से रहना शुरू कर दें जी जी जी। ठीक सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था, क्योंकि आप अखिल भारतीय जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए? तहसील अध्यक्ष का सवाल है जी जी। हम हमारे तहसील में एक अखिल भारतीय संगठन के नाम से संगठन चल रहा है जी जी, जिसमें मैं वर्तमान में तहसील अध्यक्ष हूँ जी जी। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो इस समाज में कुरीतियाँ हैं, इस समाज में आपसी झगड़े हैं, छोटे छोटे झगड़ों को आपस में दोनों पक्षों को बिठा के उनका समझौता कराएं और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे 13वीं भोज है जी जी, और भी तमाम सारी दहेज वगैरह हैं जी जी, ऐसी कुरीतियाँ हैं, उनको आपस में बैठा के संवाद करके उन कमियों को दूर कराया जाए। दूसरे, जो परिवार हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो बेचारे धन के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते जी जी, उनके लिए ये प्रयास किया जाता है कि ऐसे लड़कियां या लड़के चिन्हित करके जी जी, जो समाज के बुद्धिजीवी और उद्योगपति टाइप के लोग हैं, उनसे हेल्प लेके उन बच्चों को पढ़ाने का निःशुल्क खर्चा भुगता जाता है जी जी। हाँ, उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं देना होता है जी जी। वो जो एक 2 बच्चों को गोद दिलवा दिया जाता है और जो गोद लेते हैं वही उनका पूरा वर्ष का शिक्षा का, फीस का, किताबों का टोटल खर्चा वही वहन करते हैं। अच्छा, तो ये तो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सर आपके द्वारा, आपकी महासभा के द्वारा। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था सर, क्योंकि समाज को एक नई दिशा देने में, चूंकि सरकार द्वारा आप नामित सुलह अधिकारी हैं, तो समाज को नई दिशा देने में सुलह अधिकारी के क्या कार्य हैं? हमारा
कार्य यह है कि जो उपेक्षित परिवार हैं, जिनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ देख रेख सही नहीं करते हैं, या जिनके बच्चे ही नहीं हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और उनको रहने में असुविधा है, मकान नहीं है या खर्च की दिक्कत है, तो उसके लिए शासन ने ये व्यवस्था की है कि जिला मुख्यालय पे एक वृद्ध आश्रम है। मुरादाबाद में भी, बुद्धि विहार में ये वृद्ध आश्रम चल रहा है। अगर कोई ऐसे लोग प्रकाश में आते हैं जिनको रहने की दिक्कत है, खाना की दिक्कत है और अन्य परेशानियां हैं, तो वो हमें सीधे फोन से या आपके चैनल के माध्यम से हमें बताएं, तो हम उनके रहने की सीधे वाहन बुलवाते हैं बुद्धि विहार से। उस आश्रम से निःशुल्क वाहन आता है और उसमें उन्हें कोई खर्चा नहीं देना है। वो उसमें जाएंगे और आराम से वहाँ रह सकते हैं और रहने का कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, खाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनको वो सब सुविधाएं जो एक अच्छे परिवार को में मिलती हैं, वो उन बुजुर्गों को दी जाएंगी निःशुल्क। एक मैं और बताना चाहूँगा, एक आश्रम हमारे बिलारी क्षेत्र में भी है, रोहन सामाजिक के नाम से, ग्राम ग्वालखेड़ा में। वहाँ भी ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति मुरादाबाद जाना नहीं चाहता है तो वहाँ भी उनको पहुँचा दिया जाता है और वो पूरा खाना, उनका रहने सहने का पूरा निःशुल्क वहन करते हैं, कोई उनसे खर्च नहीं लिया जाता। एक ऐसा मामला अभी पीछे प्रकाश में आया था, वो सहसपुर का एक महिला थी, उसको उनके घर वालों ने निकाल दिया और परिणाम ये सुबह शाहबाद, शाम को वो शाहबाद रोड पे डॉक्टर हरवीर सिंह के क्लिनिक पर खड़ी रोती दिखाई दी। तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने पूरी बात बताई, लेकिन वो अपने परिवार का नाम पता नहीं बता पा रही थी। तो हमने उसे रोहन सामाजिक का जो आश्रम है, वृद्ध आश्रम, वहाँ उनको पहुँचा दिया और वहाँ 1 हफ्ते रहीं। 1 हफ्ते रहने के बाद फिर उन्होंने अपने परिवार के नाम वगैरह बताए और फिर हम लोग उन्हें लेके उनके परिवार में गए। तो सहसपुर में उनका एक जो उनके परिवार वाले हैं वो दुकान करते हैं, उसकी ये जो ड्रम वगैरह बेचते हैं, वहाँ गए और उन दोनों हस्बैंड वाइफ की वार्ता कराई। वार्ता करा के उनमें सहमति बन गई और राजी से आज वो दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम संवाद जारी रहेगा, तो देखते रहिए YS न्यूज। युग एंटरप्राइजेज शहादरा दिल्ली 32 प्रस्तुत करते हैं सभी प्रकार के एक्रिलिक। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी अजयपाल सिंह एडवोकेट सर। तो सर एक बार फिर स्वागत है आपका। मेरा फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बिलारी के ऐसे पहले केस के बारे में जो आपके द्वारा एज ए सुलह अधिकारी इसको बताया गया। हाँ, एक बिलारी का मामला आया है। प्रथम मामला, वो एक महबूब हुसैन साहब हैं, मोहल्ला अंसारियान, बिलारी के रहने वाले। उनके 4 बेटे हैं और उनके 4 बेटों ने उनको मारपीट के घर से निकाल दिया और वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अचानक वो मेरे पास आए, तहसील में मेरी मुलाकात हुई, मुझसे वो अपना दर्द बताने लगे। तो मैंने उनको बताया कि शासन ने ये सुविधाएं दी हैं, आप इस योजना के तहत या इस स्कीम के तहत एक प्रत्यावेदन मुझे दे दें, ताकि मैं नोटिस जारी करके उन बच्चों को बुला लूँ और बुला के आप बच्चों का और उनके पेरेंट्स का बिठाल के समझौता कराया जा सके। अगर समझौता हो जाता है बहुत ठीक है, नहीं होता है तो फिर उन पर जुर्माना लगाने का प्राविधान सरकार ने रखा है। 500 रुपये से 10,000 रुपये तक की पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी। और अगर वो उस पेनल्टी को भुगतान नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को वो पैसा नहीं देते हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की हैसियत से SDM महोदय को जिला कारागार भेजने की शक्ति प्राप्त है। जी। दूसरे, उस मुकदमे में हमने प्रयास किया और पहली तारीख पे हम लोगों ने उनमें सुलह करा दी और उनको भेज दिया गया। महबूब हुसैन साहब को उनके बेटों के साथ भेज दिया गया। हमें भी बड़ी शांति मिली। हमने कहा चलिए अच्छा रहा, समझौता हो गया। लेकिन उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 1 हफ्ते बाद बताएंगे आके कि क्या पोजीशन चल रही है। परिणाम ये हुआ कि 1 हफ्ते बाद फिर उन लोगों में विवाद हो गया और वो समझौता पलट दिया गया। तब फिर हमने उस मामले में अपनी रिपोर्ट सीधे SDM बिलारी साहब को दे दी है। अब SDM बिलारी साहब ने अपने यहाँ उस मामले को दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद जो विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे। अगर कहीं बच्चों के द्वारा
वृद्धों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें सरकार के क्या कार्य या सरकार के क्या ये प्रोसेस हैं जो सरकार इस समय कर रही है, तो वो सर बताना चाहेंगे आप? जैसे कहीं बच्चों द्वारा अपने बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है, तो हम जो कार्रवाई करते हैं समझौते की, वो उसके साथ साथ उनसे प्रत्यावेदन लेने के बाद उस पर हम अपनी रिपोर्ट देने के साथ साथ उपजिलाधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी जो है, जैसे बिलारी हैं या मुरादाबाद हैं, तो जो जिस तहसील क्षेत्र का होगा उसमें हमारे उपजिलाधिकारी महोदय संबंधित थाने को उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, अगर बुजुर्गों के साथ प्रताड़ना हो रही है और वो सूचना देने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाते, तो किसके द्वारा सूचना दी जा सकती है? अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमारे पास तक नहीं पहुंच सकते हैं अपने प्रताड़ित की सूचना देने के लिए, तो वो अपने किसी एजेंट के माध्यम से सूचना हमें दे सकते हैं, अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के हमें सूचना दे सकते हैं या स्वयं फोन से हमें बता सकते हैं। अगर कोई पड़ोस का व्यक्ति के है और पड़ोस के व्यक्ति देख रहा है कि पड़ोस में बुजुर्गों के साथ में प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ मारपीट भी हो रही है, तो क्या पड़ोस का व्यक्ति सूचना दे सकता है? पड़ोस का व्यक्ति भी सूचना अगर देता है तो हम उस सूचना को भी अपने यहाँ दर्ज करके और उस पर संज्ञान लेंगे। जी। तो सर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम संवाद जारी रहेगा, तो देखते रहिए YS न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे संवाद कार्यक्रम में। वार्तालाप का सिलसिला जारी है। तो सर मेरा एक अगला ही क्वेश्चन है आपके लिए सर, किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि किसान आंदोलन करीब सर 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, किसान आंदोलित हैं, कई प्रदेशों के किसान हैं जो आंदोलित हैं। तो सर किसान आंदोलन में जो चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि आप भी एक किसान हैं, तो किस तरह से आप क्या बताना चाहेंगे आपके बारे में? किसान आंदोलन के संबंध में जो किसानों की मांगे हैं, किसानों के और सरकार के बीच निरंतर वार्ता का दौर चल रहा है, और जो कहीं किसानों को इस बिल के में जो उनको कुछ वो हैं भ्रम हैं, उन भ्रम के लिए सरकार पूरा प्रयासरत है। उन भ्रमों को दूर किया जा रहा है, उनसे संवाद किया जा रहा है, उनसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं और उनका सरकार जवाब दे रही है, ताकि कहीं कोई मतभेद या जो बीच में है वो ना रहे। और ये जो बिल बनाए गए हैं किसान के हित को देखते हुए बनाए गए हैं, किसान के उत्थान और विकास के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसान के विकास को रोकने के लिए। इसमें कुछ लोग किसानों के की आड़ में अपनी राजनीति गरमा रहे हैं। किसान आज भी पूरी तरह अपने खेत में, अपने क्षेत्र में, अपने काम में व्यस्त है। बिल्कुल। कुछ मात्र चंद लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन को आगे गति दे रहे हैं, और सरकार लगातार, हमारी सरकार प्रयासरत है कि किसानों की कोई भी समस्या है उसको समय रहते हुए निस्तारित किया जाए, निपटाया जाए। पूरी, क्योंकि सरकार ने तमाम किसानों के लाभ के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई हैं। तमाम प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये वार्षिक किसान के हित को देखते हुए दिया जा रहा है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने 6,000 रुपये वार्षिक किसान के खाते में बिना किसी लगा लपेट के दे रही है। जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो हम फिलहाल में अभी सभी लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं वो भी न्यूज देखते होंगे, तो देखना है कि इस समय किसान आंदोलन की आड़ में हमने ये भी देखा है कि जो किसान भी नहीं है खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और जो जेलों में बंद पड़े हैं, उनके पोस्टरबाजी चल रही है, उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। तो कहीं किसानों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? इसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है इनके इस कृत्य से। ये लोग इस किसान आंदोलन की आड़ लेके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उन आतंकवादियों को रिहा कराया जा सके। किसान इनके साथ नहीं है, इनको चिन्हित किया जा रहा है, इनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी सर। जी। अच्छा, एक बार और सर, किसान संसद में जो सरकार द्वारा सेंटर्स लगाए हुए हैं,
उन सेंटरों पर क्या हो रहा है कि किसान पिछले कई दिनों से 15 दिनों से अपना जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना धान बहुत बड़ी मात्रा में लेकर आया हुआ है। उसको 15 दिन हो गए, लेकिन उसका जो सामान है, जो उसका जो अनाज है, वो नहीं तोला जा रहा है। सरकार का पूरा प्रयत्न है। ये जो देरी हो रही है तोल में, ये इसलिए हो रही है कि जो यहाँ से माल लोड होकर स्टोरों में इकट्ठा होता है, जी जी, वहाँ पूरे जनपद में जो गाड़ियां आती हैं, जो ट्रक आते हैं, उनका लोडिंग उतरने में देर होती है। जी जी, इसलिए जितनी देर वहां से गाड़ियों जो लगी हुई हैं, प्रत्येक सेंटर पे कुछ कुछ वाहन लगे हुए हैं, जी, उनके द्वारा वो जो धान तुलता है वो लोड होके वहाँ स्टोर में जाके जमा होता है। और जब वहाँ देर से उतरता है तो इसीलिए यहाँ से देर में लोडिंग हो पाती है। इसीलिए किसानों को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरे जो मोटा धान है, जी जी, उसको तो स्पष्ट निर्देश हैं तोले जाने के। जो बारीक धान है उसके लिए एसडीएम बिलारी साहब से कहा गया है कि इसको शासन को लिखें कि पतला वाला धान भी तोला जाए। क्योंकि पतला धान कुछ इंचार्ज, कुछ जो सेंटर हैं वहां से ये देखा गया है कि पतले धान को वो लोग नहीं तोल रहे हैं। इस मामले में हमने भी कई किसानों के प्रार्थना पत्रों के आधार पर, जो यहाँ बिलारी सेंटर इंचार्ज हैं आलोक रंजन जी, उनको बुलवा के निर्देशित कराया गया है एसडीएम बिलारी द्वारा। और एसडीएम बिलारी द्वारा निर्देशित किया है कि प्रत्येक दशा में जितनी भी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी किसानों का जो धान है वो तोला जाए। और अगर कोई बारीक धान भी है जिसका एवरेज चावल का सही है, उसे भी तोल लिया जाए। लेकिन जो ज्यादा पतला धान है उसमें समस्या आ रही है, क्योंकि उसका धान में चावल उतना उस परसेंटेज से नहीं निकल पाता जो गवर्नमेंट का प्रयास है, जो लक्ष्य रखा गया है। इसलिए भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है। और अब इसके लिए शासन से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं, ताकि बारीक धान भी तुले और समय से किसानों का फसल का भुगतान हो। रही बिचौलियों की बात, बिचौलियों पे अंकुश लगाने के लिए ये किसान बिल आए हैं। आने वाले समय में ये बिचौलिए बिल्कुल भी बिचौल का कमीशन खोरी नहीं कर पाएंगे। सीधे किसान बेचेगा और सीधे किसान को जो सरकार का निर्धारित रेट है वो प्राप्त होगा। जी जी, तो काफी बातें हुई हमारी। अभी हमारा नया सेशन और चालू है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी है, तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी है। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपके लिए। सर, चलते में एक क्वेश्चन और है हमारा कि अखिल भारतीय जाट महासभा की भविष्य में क्या क्या रणनीतियां हैं समाज के लिए, और उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए क्या क्या जो कार्यक्रम है, कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या उनकी रूपरेखा है, क्योंकि आप शासन द्वारा सलाह अधिकारी हैं। तो ये मेरे आपके क्वेश्चन है सर। हमारे तहसील का जो संगठन है अखिल भारतीय जाट समाज वाला जी, उसमें हम लोगों की जो आगामी रणनीति है, जैसे अब इस माह दिसंबर में 23 दिसंबर का जी जो दिन है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। और हम उस कार्यक्रम में सभी समाजों के जो व्यक्ति हैं उनको बुलाते हैं और उनके विचारों के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान होता है। वो सब लोग आते हैं, चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके साथ बुला के भव्य मीटिंग करने का एक प्रोग्राम है, ताकि समाज में एक जुटता बनी रहे और सब लोगों से एक दूसरे समाज का मिलना जुलना और एक दूसरे, क्योंकि चौधरी साहब मात्र निरे जाटों के ही नेता नहीं थे। जी। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे और किसान नेता के रूप में वो विश्वविख्यात हैं। चौधरी साहब के अनुयायी मात्र एक ही जाट समाज के लोग नहीं है, तमाम किसान वर्ग चौधरी साहब का अनुयायी है और चौधरी साहब के सब लोग समर्थक हैं। इसलिए उनके जन्म दिवस में सभी समाजों के लोगों को बुलाया जाता है और सभी समाज के लोग भागीदारी देके उस जन्म दिवस को मनाते हैं। और एक आपका अगला सवाल इसमें सुलह के विषय में पूछा गया। सुलह अधिकारी के रूप में सरकार के द्वारा इस हमारे माध्यम से क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी।
तो शासन द्वारा जो वृद्ध हैं जी, जिनको परिवार के साथ जिनका व्यवहार बढ़िया नहीं है, जी, जिन वृद्धों के साथ उनके परिवार के लोग पूरी तरह देख रेख नहीं करते हैं, उनको दवाई, उनका रहना, उनका भोजन, कपड़ा या उनके सेवा वगैरह में उपेक्षा बढ़ती जाती है, उनके लिए शासन ने निर्धारित किया है कि हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, समाज में जाएंगे, कुछ समाज का सहयोग लेंगे, बुद्धिजीवी क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेंगे, ताकि ऐसे जो लोग प्रकाश में आते हैं उनका प्रत्यावेदन लिया जाए, या हम स्वयं संज्ञान लेके उनके परिवार के लोगों को बुलाएं और बिठा के उनका समझौता कराने का प्रयास करेंगे। समझौता हो जाता है, बहुत अच्छा है। अगर कहीं किसी प्रकरण में समझौता नहीं हो पाता है तो उनके खिलाफ फिर मामला कोर्ट में दर्ज होगा, और कोर्ट में दर्ज होने के बाद फिर उनको तलब किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और उन पर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो शासन ने निर्धारित कर रखी है। इस नियमावली में 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्राविधान है, और इस कमेटी के चेयरमैन तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय को बनाया गया है। हम और एसडीएम महोदय दोनों मिलके उसमें निर्णय लेंगे, और वो निर्णय उन प्रताड़ित करने वाले बच्चों पर या अन्य समाज के लोग हैं, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे नहीं हैं और लोग हैं, वो उनको परेशान करते हैं, तो वो उनपे भी वही लागू होगा। हाँ। अगर वो उनको तंग करते हैं या मारती पीटते हैं तो उन बुजुर्गों के प्रत्यावेदन के आधार पर उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित थाने को एफआईआर के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। हाँ, और अपने जीविका आपके साथ, अपने परिवार के साथ आराम से रह सकें। और अगर वो परिवार के साथ नहीं भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए शासन ने हर जिले में एक वृद्ध आश्रम की व्यवस्था की है। हमारे मुरादाबाद में भी बुद्धि विहार में एक आश्रम है, मिलन के नाम से है वो, बुद्धि विहार में। वहाँ जा के रह सकते हैं, निःशुल्क खाना, निःशुल्क रहना, निःशुल्क दवाइयाँ, कपड़े, पूरी व्यवस्था है। हाँ, समय समय पे वहाँ डॉक्टर भी आते हैं, देखते हैं। परिवार से मिलने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, क्योंकि माँ बाप का मन परिवार के प्रति फिर भी लगाव रहता है, बच्चों के प्रति लगाव, बच्चे भले भूल जाएं, बिल्कुल, लेकिन पेरेंट्स नहीं भूलना चाहते, तो उनको भी वहां से अनुमति दे दी जाती है, वो परिवार में जा सकते हैं। या परिवार के लोग उनसे मिलने जाना चाहते हैं तो भी उनको वहां अनुमति दी जाती है कि वो आराम से मिलें। और अगर उनमें सहमति बनती है, वो बुजुर्ग कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ, तो उनको भी भेज दिया जाता है। कोई वहाँ ऐसा पाबंदी नहीं है किसी प्रकार की। पूरी तरह उन बुजुर्गों को कभी देख रेख के लिए, उनके पालन पोषण के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जी, तो काफी समय हुआ। अब सर मेरा चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे कि आप वाईएस न्यूज चैनल के माध्यम से आप समाज को और स्पेशली युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस वाईएस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो समाज में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए एक तरफा बच्चे ही दोषी नहीं है, उसके लिए उनके जो माता पिता हैं, उनके आसपास पड़ोस का वातावरण है, उनके शिक्षक हैं, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सभी को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, ताकि उन बच्चों पे पूरी निगाह रखी जाए, उनको उन गलत सोसाइटी, गलत संगत से बचाया जाए, अच्छे कार्यों में उनको लगाया जाए, अच्छी संगति उनको दी जाए, उनके मित्र अच्छे लोग हों, गलत संगति में ना पड़ें, उनको घर में मेंटली प्रिपेयर उनके पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है। अगर हम अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई भी बच्चा बुरी संगत से बच सकता है और बुरी संगत में नहीं जाएगा। अब देखा क्या जाता है कि कुछ माता पिता दोनों ही सर्विस में हैं, पता लगा कि बच्चों को देख रेख नहीं हो पाती है, तो अक्सर जिन बच्चों के साथ देख रेख नहीं हो पाती है, जिनके पेरेंट्स पूरा ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाते हैं, उन्हीं के बच्चे अधिकतर बिगड़ते हैं। क्योंकि ये एक माता पिता की और पास पड़ोस की, रिश्तेदारों की या हमारे शिक्षक की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है
कि जो भी संतानें हैं, जो भी बच्चे हैं, हमारे हैं या पड़ोस के हैं, हम उनको गलत संगति से बचाएं, हम उनको समझाएं और समझा के सही रास्ते पे लाएं। क्योंकि ये युवा पीढ़ी ही कल को आगे आने वाला भविष्य है, यही आने वाला भारत है। यही सब कल को कोई कहीं कलेक्टर बनेगा, कोई कहीं नेता बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, इन्हीं सबके हाथों में पूरा देश रहेगा। पूरा देश रहेगा। जी सर, बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपने देखा कि किस तरह से हमने एज अधिकारी थे सर, उनसे बातचीत की, बहुत सारी वार्तालाप हुई, वो किसानों के मुद्दों को लेकर, बुजुर्गों के मुद्दों को लेकर। तो यहाँ लास्ट में युवाओं के लिए भी एक संदेश दिया। ऐसे ही हम अपने माध्यम से, संवाद के माध्यम से नए नए हस्ती को अपने कार्यक्रम में लाते रहेंगे और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे, उनको लाते रहेंगे। देखते रहिए वाइस न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।